स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश कुमार कॉमर्स में। और आज हम सीखने जा रहे हैं साझेदारी संलेख। जैसे साझेदारी संलेख, इसको संविदा भी कहा जाता है, एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इसके बारे में हम सीखने जा रहे हैं। इसके बारे में हम पहले इसकी थ्योरी को समझेंगे और साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें लिखी जाती हैं, इसमें कौन कौन सी शर्तें लिखी जाती हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा अभी करने जा रहे हैं। और आप लोग इसको अपने पास नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो बुक से नोट कर सकते हैं, और बुक नहीं है तो मैं इसको प्रिंट मैंने कर रखा है, इससे आप नोट कर सकते हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को टच कर लें, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं साझेदारी संलेख, इसकी प्रमुख बातें। अब हम बात कर रहे हैं साझेदारी संलेख अथवा संविदा। इसका बहुत बार पीछे काफ़ी इसका यूज हुआ था, बार बार ये शब्द आ रहा था। तो इसको हम देखते हैं कि आखिर क्या है। पहले इसको हम ऐसे समझ लेते हैं। मौखिक एक ऐसा प्रपत्र जिसमें साझेदारी संबंधी सभी शर्तें लिखी जाती हैं और जिसमें सभी साझेदार अपनी जो सहमति के हस्ताक्षर उस पर करते हैं, उस प्रपत्र को फिर संविदा या साझेदारी संलेख या संविदा या एग्रीमेंट इसको कहते हैं। तो ये बात तो मैंने बता दी। अब मैं इसको थोड़ा सा किताब के अनुसार इसको बता देता हूँ क्या है। ये मैंने मौखिक आप लोगों को बताया। साझेदारी की स्थापना अनुबंध अथवा संविदा द्वारा होती है। अनुबंध मौखिक अथवा लिखित किसी भी रूप में हो सकता है। प्रायः साझेदार लिखित अनुबंध को ही अधिक उचित तथा आवश्यक समझते हैं, क्योंकि इसके आधार पर भविष्य में होने वाले किसी भी विवाद को आसानी से सुलझाया जा सकता है। साझेदारों के इस लिखित अनुबंध को ही, जिसमें साझे संबंधी सभी शर्तों तथा अन्य आवश्यक बातों का उल्लेख होता है, साझेदारी संलेख अथवा राजीनामा कहते हैं। साझेदारी संलेख में व्यापार के आकार और प्रकार के अनुसार अनेक शर्तों का उल्लेख किया जाता है, लेकिन यहाँ केवल उन्हीं शर्तों का वर्णन किया जाएगा जो बही खाता तथा लेखाक्रम से संबंधित हैं। तो लेखाक्रम की दृष्टि से प्रत्येक साझेदारी संलेख में निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। तो यहाँ पूरी बात हो गई कि आखिर साझेदारी संलेख होता क्या है। अब बात आ रही है कि साझेदारी संलेख में आखिर बातें जो शर्तें हैं वो शर्तें कौन कौन सी लिखी जाती हैं। तो उन शर्तों के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहली जो इसकी मुख्य बात है वो है नंबर 1, पूंजी। प्रत्येक साझेदार, पूंजी को कैपिटल बोलते हैं, प्रत्येक साझेदार द्वारा फर्म में लगाई जाने वाली पूंजी की मात्रा नगद दी जाएगी अथवा किसी संपत्ति के रूप में दी जाएगी अथवा नगद तथा संपत्ति दोनों के रूप में दी जाएगी। तो यहाँ बात समझ में आ गई होगी। सभी साझेदार नगद रुपए लगाएंगे पूंजी के, या उसके बदले कोई संपत्ति लगाएंगे, या दोनों चीज़ें लगाएंगे, नगद रुपए या संपत्ति। जो भी स्थिति होगी वो उसमें लिखी जाएगी। दूसरा, लाभ हानि वितरण अनुपात। तो लाभ हानि को कैसे बांटा जाएगा इसके बारे में यहाँ बात आती है। तो साझेदारी का लाभ हानि वितरण करने का क्या अनुपात होगा, यह निम्न में से किसी एक ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। इसके ये 4 सिस्टम होते हैं, उनमें से किसी एक को अपनाया जा सकता है। और वो क्या क्या अपनाया जा सकता है देखिए। पहला है 3:2:1 के अनुपात में बांटा जा सकता है। ये उदाहरण है केवल। या फिर इसको 1/2:1/3:1/6 के अनुपात में बंटवारा किया जा सकता है। या यहाँ पैसे के हिसाब से 50 पैसे अनुपात 33.33 पैसे अनुपात 16.67 पैसे।
या फिर परसेंट के हिसाब में यही सारी चीज़ें यहाँ दे दी गई और इसे परसेंट के हिसाब में भी बंटवारा किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है, इसमें लिखा जाता आहरण। आहरण यानी अपना निजी खर्च, साझेदारों का निजी खर्च। अपने निजी खर्च के लिए साझेदार जो रुपए निकालते हैं उसे आहरण कहते हैं। इसे व्यक्तिगत खर्च भी कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइंग्स। तो साझेदार फर्म से अधिक कितना आहरण कर सकेंगे, प्रायः एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है, निश्चित कर दी जाती है, जिससे अधिक रकम साझेदार अपने निजी व्यय के लिए नहीं निकाल सकते। दूसरा है पूंजी और आहरण पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज क्यों और आहरण पर ब्याज क्यों, इन पर लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना लगेगा, वो प्रतिशत इसमें पॉइंट में लिखा जाता है। तो साझेदारों को उनकी पूंजी पर कोई ब्याज दिया जाएगा अथवा नहीं दिया जाएगा। यदि दिया जाएगा तो उसका प्रतिशत यानी कितना प्रतिशत दिया जाएगा। इसी प्रकार आहरण पर उनसे ब्याज लिया जाएगा अथवा नहीं, यदि लिया जाएगा तो उसका प्रतिशत। पांचवा पॉइंट इसका आता है साझेदारों का वेतन अथवा पारिश्रमिक। तो साझेदारों को मिलने वाले वेतन अथवा पारिश्रमिक का उल्लेख भी साझेदारी संलेख में अवश्य किया जाना चाहिए। यहाँ मतलब ये है कि सारे साझेदार फर्म का संचालन नहीं करते हैं, कोई एक या दो लोग संचालित करते हैं, तो उन दोनों को कोई वेतन दिया जाएगा या कोई कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या दिया जाएगा तो वो कितना दिया जाएगा, वो इस पॉइंट के अंदर पहले ही साझेदारी संलेख में लिखा जाता है। फिर आता है पूंजी खाते। तो साझेदारों के पूंजी खाते यहाँ जो शब्द है ये स्थायी होंगे। तो यहाँ लिखा है साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी होंगे अथवा परिवर्तनशील होंगे। इसके बारे में मैं आपको लोगों को न्यूमेरिकल इसके करा चुका हूँ, तो आप समझ रहे होंगे स्थायी और अपरिवर्तनशील। पिछली वीडियोज में जाकर के आप देख सकते हैं, न्यूमेरिकल में पहले करा चुका हूँ। स्थायी पूंजी खातों में केवल प्रारंभिक पूंजी की रकम ही लिखी जाती है, जो शुरू में पूंजी लगाई रह जाती है, चाहे वो 2 वर्ष हो जाएं चाहे 4 वर्ष हो जाएं, पूंजी उनकी वही रहती है। और साझेदारों के फर्म के साथ होने वाले अन्य लेन देनों जैसे ब्याज है, वेतन है, लाभ है, आहरण आदि है का उल्लेख उनके चालू खातों में किया जाता है, यानी पूंजी खाते में इनका उल्लेख नहीं किया जाता है। इस प्रकार साझेदारों की पूंजी स्थायी होती है और परिवर्तनशील पूंजी खातों के अनुसार सभी लेन देनों का लेखा पूंजी खातों में ही किया जाता है, जिसके फलस्वरूप पूंजी खातों का शेष प्रति वर्ष परिवर्तित होता रहता है। तो क्योंकि पूंजी खाते 2 तरह से बनते हैं, स्थायी और परिवर्तन। स्थायी पूंजी खाते में जो पूंजी पहले लग गई होती है वही रहती है हमेशा, और परिवर्तनशील में प्रति वर्ष पूंजी परिवर्तित होती रहती है। 7वां पॉइंट जो आता है फर्म का हिसाब किताब। तो फर्म का हिसाब किताब किस प्रणाली के अनुसार रखा जाएगा, अंतिम खाते कब और कैसे तैयार किए जाएंगे तथा उनका अंकेक्षण कराया जाएगा अथवा नहीं, ये सारी बातें उसमें लिखी जाती हैं। नंबर 8 है ख्याति का मूल्यांकन। तो पहले हमें ख्याति के बारे में पता होना चाहिए कि ख्याति किसको कहते हैं। तो ऐसा जब कोई भी नया व्यापार शुरू किया जाता है तो उसको इतना लाभ अवश्य होता है कि जिससे व्यापार के सारे खर्चे उसी से निकाले जा सकें, और ऐसे लाभ को औसत लाभ कहते हैं। जब इस लाभ से अधिक लाभ कमाने की क्षमता व्यापार की और बढ़ जाती है तो उस अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहा जाता है। तो नए साझेदार के प्रवेश, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने अथवा किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने या अन्य अवसरों पर ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या फिर किस प्रकार
किया जाएगा। इसके अंदर लिखा जाता है नंबर 9 साझेदारी की अवधि। साझेदारी की अवधि, तो साझेदारी अवधि का मतलब होता है एक समय, एक निर्धारित कोई समय। तो साझेदारी का यहाँ प्रकार से ही मतलब आ जाएगा। देखें, साझेदारी संलेख में साझेदारी की अवधि का उल्लेख भी अवश्य किया जाना चाहिए। अवधि के अनुसार साझेदारी एक निश्चित समय तक या क्या होना चाहिए, निश्चित समय के लिए या एक निश्चित उपक्रम के लिए अथवा ऐच्छिक हो सकती है। निश्चित समय जैसे 6 महीने के लिए की गई तो एक निश्चित समय हो गया, 1 साल के लिए हो गया, निश्चित समय हो गया। एक निश्चित उपक्रम यानी एक किसी निर्धारित कार्य के लिए की गई है, वो निर्धारित कार्य पूरा हो जाएगा तो साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऐच्छिक यानी जब तक इच्छा है तब तक, और जब कोई साझेदार अपनी इच्छा अनुसार साझेदारी ख़त्म करना चाहता है तो वो ख़त्म हो जाती है। अगला पॉइंट आता है 10 साझेदार की मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण। तो मृत्यु और अवकाश ग्रहण के बारे में, मृत्यु के बारे में सब जानते हैं मृत्यु क्या होती है। अवकाश ग्रहण के बारे में हमें थोड़ा समझना है। जब कोई साझेदार साझेदारी फर्म से अपना त्याग पत्र दे देता है तो उसको अवकाश ग्रहण करना कहते हैं। देखें, किसी साझेदार की मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण करने पर उसको देय राशि निकालने तथा उसके भुगतान की क्या विधि होगी, क्योंकि जब कोई साझेदार छोड़ करके जाएगा साझेदारी को तो उसके हिस्से की जो भी पूंजी है, जो भी धनराशि होगी वो उसको वापस दे दी जाती है। किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके हिस्से की धनराशि उसकी पत्नी को या उसके उत्तराधिकारियों को दे दी जाती है। तो वो कैसे ज्ञात की जाएगी, कैसे उसको भुगतान किया जाएगा, क्या उसकी विधि होगी, वो सब इसमें लिखा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट होगा 11 किसी साझेदार का दिवालिया होना। तो पहले हमें दिवालिया के बारे में मालूम होना चाहिए कि दिवालिया क्या होता है। अब आप इसको पागल वाला शब्द मत समझ लेना। पागल जो होता है, जो ये वो पागल नहीं है। पागल में और दिवालिया में अंतर होता है। पागल वो होता है जो ज़बरदस्ती में बिना बात के हंसे, नहाना धोना कुछ ना करे, उल्टे सीधे कपड़े पहने, जिसे देख करके सब हंसें, वो पागल कहलाता है। उसकी मर्जी आए तो किसी की ईंट पत्थर उठा कर मार दे, वो पागल है। लेकिन यह शब्द है दिवालिया, हमें दिवालिया समझना है। ऐसा कोई भी साझेदार जो अपने हिस्से की पूरी पूंजी को आहरण के रूप में निकाल लेता है और फिर उस पूंजी को वापस फर्म में लगाने में असमर्थ होता है, क्योंकि हम ये साझेदारी की बात कर रहे हैं तो मैं साझेदारी के ही हिसाब से बता रहा हूँ दिवालिया। तो वो जब आहरण की धनराशि वापस करने में असमर्थ होता है तो ऐसे व्यक्ति को दिवालिया कहा जाता है। ये पूरा एक बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा दिवालिया के बारे में, इसलिए आप ये शॉर्ट में समझ लें जो मैंने अभी आपको समझा दिया। तो आगे बात करते हैं किसी साझेदार के दिवालिया होने पर उसकी पूंजी की कमी अथवा हानि पर पूंजी की कमी अथवा हानि की पूर्ति शेष साझेदारों द्वारा किस अनुपात में की जाएगी। गार्नर बनाम मर्रे का सिद्धांत लागू होगा अथवा नहीं। ये गार्नर बनाम मर्रे बहुत इम्पोर्टेंट एक झगड़ा है इन लोगों का, और इसमें मुकदमेबाजी होती है जो इसके अगले चैप्टर्स में आपको मिलेगी। साझेदारी खाते 4th में आपको मिलेगी इसके सीखने के बारे में। तो ये चीज़ जो भी है इसके बारे में हमें ये अलग से इसको समझाएंगे। इसमें सब लिखा जाता है। नंबर 12 पॉइंट है ऋण यानी लोन। फर्म द्वारा साझेदारों से ऋण लेने पर ब्याज की दर क्या होगी। अगर फर्म साझेदारों से ऋण लेता है तो उसको ब्याज दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा। ऐसे ही साझेदार फर्म से ऋण ले सकेंगे अथवा नहीं। अगर ले सकेंगे तो उस पर ब्याज लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना प्रतिशत लगेगा, ये सारी बात इसमें लिखी जाती है। इसके बाद 13वां पॉइंट है साझेदारों के आपसी विवाद। तो साझेदारों में होने वाले पारस्परिक विवादों का फैसला किस विधि से किया जाएगा। विधि क्या हो सकती है, जैसे वे आपस में सब बैठ करके साझेदार उसका निपटारा कर लें। अगर
जैसे कोई पर्ची वगैरह डालने की बात आ जाए, उस तरह से उसको डाल करके उसको निपटाया जा सकता है। और कई विधियां हो सकती हैं कि किस तरह से, या मुकदमेबाजी से, जैसे भी कुछ है आपस में निपटाने की, जितना भी अच्छा है वो निपटाने की बात जो भी उसमें लिखी जाएगी वो होती है। तो इस तरह से हमारे पास इसके 13 पॉइंट हो गए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वाले 13 पॉइंट हैं जो साझेदारी संलेख के अंदर लिखे जाते हैं। इनको तैयार किया जाता है, पूरी फाइलिंग तैयार की जाती है, इनको फाइलिंग कर दिया जाता है और सभी साझेदारों के हस्ताक्षर उस पर हो जाते हैं। बाकी अगर साझेदारी संलेख नहीं बनता है तब उस पर क्या नियम लागू होंगे, उसके लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप इसको अपने पास में नोट कर लें, इसको समझ लें, याद कर लें, कई बार पढ़ लें, सब समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।